नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसी तरह का होता है, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग एक प्रमेय का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास का प्रमेय। एक प्रमेय क्या है दोस्तों? ये प्रमेय बोलता है कि कोई भी तथ्य है उसका आप उल्टा मान लीजिए। अगर उल्टा असंभव हो जाए तो अपने आप वो तथ्य सही हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों? जैसे अगर हमको ये सिद्ध करना है कि इस कमरा में लाइट है कि नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे? जस्ट उल्टा मानेंगे। इसका ये मान लेंगे कि नहीं, इस कमरा में लाइट है, और उसके बाद तथ्य को देखेंगे। अगर इस कमरा में लाइट है तो हमको दिखना चाहिए, चारों तरफ दिखना चाहिए, तो नहीं दिख रहा है। फ़ैन चलना चाहिए, फ़ैन का स्विच ऑन करेंगे, फ़ैन नहीं चलेगा। फ्रिज चलना चाहिए, फ्रिज नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो हम माने थे कि यहाँ पे लाइट है, असंभव हो जा रहा है। क्योंकि अगर लाइट रहता तो हमको दिखता, फ़ैन चलता, फ्रिज चलता, लेकिन ये चल नहीं रही है। तो हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हम लोग माने थे वो गलत माने थे कि इसमें लाइट है। तो अगर गलत हो गया, उल्टा जो माने वो एकदम असंभव हो गया, तो इसका जस्ट अपोजिट जो तथ्य था कि लाइट नहीं है इस कमरा में, वो अपने आप सत्य हो जाएगा। इसी विधि से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन जिसमें √5, √2, √3 होता है, उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं इसको। तो इसका जस्ट हम लोग उल्टा मानेंगे दोस्तों कि √5 क्या है? ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है, माना कि ये हम लोग मान रहे हैं दोस्तों, ऐसा है नहीं। अब परिमेय है तो परिमेय जैसा इसका प्रॉपर्टीज होना चाहिए, तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, जहां Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए और PQ सह अभाज्य संख्याएं। ये हम लोग मान रहे हैं दोस्तों कि P और Q क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है, मतलब इनका कॉमन गुणनखंड 1 है। इसके अलावा कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी और ये कटने वाला नहीं है, सिंपल फॉर्म में है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 2/3 है, 2/3 और कटेगा दोस्तों? नहीं कटे। 2 और 3 का HCF कितना होगा? 1 होगा। 4/10 टाइप का नहीं है दोस्तों, क्योंकि 4 और 10 में देखिए, एक के अलावा 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसका मतलब ये है कि 4/10 सअभाज्य संख्याएं नहीं है। तो 2/5 हो सकता है क्योंकि ये सअभाज्य संख्या है। तो उसी तरह का कोई नंबर है जो और कटने वाला नहीं है, इसका HCF 1 है। याद रखिएगा, इसका कॉमन गुणनखंड मात्र 1। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? गुना करिएगा तो कितना होगा? √5Q, यहाँ क्या होगा? 5 हो जाएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों वर्ग कर रहे हैं भाई? वर्ग इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि हमको प्रमेय सिद्ध करना है, हमको रूट हटाना है। यहाँ पे √5Q को जब वर्ग करिएगा, वर्ग करिए और P को भी वर्ग करिए, क्या हो जाएगा? √5 क्या होता है दोस्तों? √5 इंटू √5 √25, 25 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 5Q²। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5P²। इसे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? इसे ये समझ में आ रहा है कि 5 जो है P² को विभाजित करता है। ये कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि P² किसके बराबर है? 5Q² को। और कोई भी संख्या में अगर 5 से आप गुना करिएगा, इसका मतलब वो संख्या 5 से कट जाएगा। अगर वो संख्या 5 से कट जाएगा तो P² भी कटेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? P² को 5 विभाजित करता है, अतः 5 P को भी विभाजित करेगा। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये क्या बोल दिया? ये भी एक प्रमेय है दोस्तों। ये क्या बोलता है? अगर कोई अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या दोस्तों? अभाज्य संख्या। मान लीजिए अभाज्य संख्या कोई है, मान लीजिए A है, और
किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है। मान लीजिए कोई संख्या b उसका स्क्वायर को विभाजित करता है, तो वो b को भी विभाजित करेगा। वो किसको विभाजित करेगा दोस्तों? b को भी विभाजित करेगा। एक क्या बोल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक संख्या 3 है और ये 9 को विभाजित कर रहा है। किसको विभाजित कर रहा है? 9 को। काटता है 3 बार में। एक किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 3 को भी काटेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर को ये काट दे रहा है तो ये 3 को भी काटेगा। अगर यहाँ पे इस 16 रहता, 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 3 16 को काटता है? नहीं काटता है। इसका मतलब ये 4 को भी नहीं काटेगा। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या का वर्ग को काटता है तो उस संख्या को भी विभाजित करता है। अब किसी का भी देख लीजिए, मान लीजिए 2 है, यहाँ पे 2 एक अभाज्य संख्या है। अब ये मान लीजिए काट दे रहा है, 16 को काट दे रहा है। 2 8 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। तो अगर ये 16 को काट रहा है तो ये 2 जो है 4 को भी काटेगा। देखिए 2 बार में काट देता है। तो यही प्रमेय बोल रहा है यहाँ पे दोस्तों। समझ गए ये वाला चीज़ हम लोग, कि अगर 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों। अब चूंकि 5 p को विभाजित करेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? p का वैल्यू लिख सकते हैं 5 मल्टीपल में लिख सकते हैं, 5 इंटू c लिख सकते हैं, क्योंकि p को 5 विभाजित करता है। अब देखिए इसका मान हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसका मान जो है p का मान किस में रख रहे हैं दोस्तों? समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। जब वहाँ पे रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 5q स्क्वायर, और यहाँ देखिए p की जगह लिख दीजिए 5c स्क्वायर। 5q स्क्वायर, अब 5 गुना 5 करिएगा तो हो जाएगा 25c स्क्वायर। अब देखिए इधर ये गुना में इधर जाएगा, कितना क्या में हो जाएगा दोस्तों? भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 5c स्क्वायर। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 5 जो है q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, सेम इसके जैसा। q स्क्वायर को 5 विभाजित किस करता है? q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, अतः 5 किसको विभाजित करेगा? 5 q को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हो गया दोस्तों ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट हो गया दोस्तों? ऊपर हम लोगों ने क्या माना था कि p और q सहभाज्य संख्या है, इसका कॉमन गुणनखंड मात्र 1 है। लेकिन आप यहाँ देखिए q को कौन विभाजित कर रहा है? 5 q को विभाजित कर दे रहा है, मतलब q का गुणनखंड 5 मिल गया। यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 p को भी विभाजित कर रहा है, यानी इसका और एक गुणनखंड मिल गया। मतलब जो हम लोग माने थे जस्ट उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे और हम लोग क्या लिख सकते हैं? यानी p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड क्या है? 5 है। क्या है दोस्तों? 5 है। अगर उभयनिष्ठ गुणन 5 है तो इस बात का जस्ट वो उल्टा है। यहाँ हम लोग क्या माने थे कि p और q का कोई एक के अलावा गुणनखंड है ही नहीं। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है, तो उल्टा होगा कि नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 है। यह इस तथ्य का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब उल्टा। यह इस बात का विरोधाभास है कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, है कि नहीं है? क्योंकि एक और गुणनखंड आपका 5 मिल गया, संख्याएं हैं। यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग क्या कर लिए? एक त्रुटिपूर्ण गलत तथ्य मान लिया। क्या गलत तथ्य मान लिया? कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? अतः निष्कर्ष यह है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ दोस्तों।
समझ में आया दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, √5 को परिमेय संख्या मान लिया, और अगर परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और pq हम लोग कैसा संख्या माने थे, सभाज्य संख्या माने थे। इसका केवल एक कॉमन गुणनखंड था 1। उसके बाद हम लोग इसको सोल्व किए हैं और कुछ नहीं किए, इसको सोल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर वर्ग किए, फिर यहाँ से समझ में आया कि p स्क्वायर 5 को विभाजित करता है। अगर 5p स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5p को भी करेगा, क्योंकि ऐसा प्रमेय बोलता है। चूंकि 5p को विभाजित करता है इसलिए p का वैल्यू हम लोग 5c ले लिए। अब p का वैल्यू समीकरण 1 में रखे तो यहाँ समझ में आया कि नहीं, q स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, अगर q स्क्वायर को करता है तो q को भी करेगा। यहाँ से हम लोग को ये समझ में आया कि p और q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 भी है। इस तथ्य का विरोधाभास है कि p और q क्या है, सभाज्य संख्या है। तो यह उल्टा क्यों हुआ, यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने गलत तथ्य मान लिया था। क्या मान लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम लोग निष्कर्ष यही निकाल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। इस तरह दोस्तों हम लोग इसको प्रूव करते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।